नमस्कार। ब्राइट ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लासों में अब तक हमने जो हेलोजन व्युत्पन्न पाठ था उसमें इनकी परिभाषाएं कैसे लिखी जाती हैं वो सीखा है। ठीक है, इनका वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्गीकरण करने के पश्चात ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आधार पे होते हैं, नामकरण में रूढ़ नाम और आयुपीएसी नाम यहाँ तक पढ़ लिया है। ठीक है, परिभाषा में हमने दो परिभाषाएं पढ़ी थी। हेलो एल्केन और दूसरी परिभाषा पढ़ी थी हेलो एरिन की। वर्गीकरण भी हमने दो आधार पे पढ़ा था, हेलोजन की संख्या के आधार पर। ठीक है, कितना था, मोनो, डाई, ट्राई और पोली हेलोजन यौगिक। ठीक है, ये पढ़े थे। इसके अलावा संकरण के आधार पर संकरण के आधार पर हमने पढ़ लिया था एल्किल हेलाइड, एलिलिक, बेंजिलिक, वाइनिलिक और एरिल हेलाइड। नामकरण हमने दो नामकरण किए थे, एक तो रूढ़ पद्धति और दूसरा कर लिया आयुपीएससी पद्धति। ठीक है, अब तक हमने जितना पढ़ा है वो सारा सम्मिलित रूप से ही पढ़ा है। ठीक है, परिभाषाएं हमने दोनों की पढ़ी हैं। ठीक है, वर्गीकरण पढ़ा है तो वो भी हेलोजन व्युत्पन्न का सम्मिलित ही पढ़ा है। नामकरण पढ़ा है, रूढ़ पद्धति में देख लो चाहे आयुपीएससी पद्धति में, वो भी पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे कि आगे इस पाठ में हम अलग अलग कंपाउंडों के गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आगे कंपाउंड की। तो नामकरण सबका आ चुका है, वर्गीकरण आ गया, परिभाषा आ गई। अब हम शुरू से करते हैं दोबारा कि हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है, मोनो जो हेलोजन व्युत्पन्न थे और उसमें भी कौन सा, मोनो हेलो एल्केन। सबसे पहले यही कंपाउंड पढ़ना है। ठीक है, तो अपनी हेडिंग हो जाएगी मोनो हेलो एल्केन। अभी तक पढ़ा है वो सारा सम्मिलित रूप से पढ़ा है। अब मोनो हेलो एल्केन की मैं बात करूं, मोनो हेलो एल्केन कौन से होते हैं, यदि देखो ध्यान से हम देखेंगे। ठीक है, यहां से थोड़ा सा कंपोजिशन शुरू हो जाएगा। इसमें देखेंगे यदि एल्केन, मोनो हेलो एल्केन की बात कर रहा हूं मैं, एल्केन के, मोनो का मतलब एक, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, यदि एल्केन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन है, अक्स, अक्स किसका सिंबल है, हेलोजन का, से कर दिया जाए, से कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा, मोनोहेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम उदाहरण की बात करें, एल्केन हमने कोई सा भी ले लिया, सबसे पहले हमने ले लिया CH4। देखो इसमें से हमने क्या किया, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किससे करना है, हेलोजन से। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, निकालना है। निकालने पे क्या प्राप्त होगा, CH3 समूह प्राप्त होगा। ठीक है, निकालने पर क्या प्राप्त हुआ, CH3 समूह प्राप्त हो गया। उसके बाद इस CH3 समूह से हमें क्या जोड़ना है, हेलोजन। क्या बन गया, CH3 अक्स। अब यहां पे हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये क्या था, एल्केन था, कौन सा एल्केन, मेथेन। ठीक है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं, ये है एल्केन। इससे हमने हाइड्रोजन को क्या कर दिया,
निकाल दिया। क्या प्राप्त हुआ? ये समूह है, कौन सा समूह है ये? मेथिल। और हमें ये भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो प्राप्त समूह क्या कहलाता है? एल्काइल समूह कहलाता है। ठीक है। और उस एल्काइल से हमें अंत में क्या जोड़ना है? हेलोजन या हेलाइड की हम बात करें। ठीक है। तो ये जो मोनो हेलो एल्केन है, इन मोनो हेलो एल्केन को हम दूसरा नाम देते हैं, वो क्या है? एल्काइल हेलाइड। ठीक है। मोनो हेलोजन व्युत्पन्न यौगिक होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? एल्काइल हेलाइड भी कहा जाता है। ठीक है। जैसे दोबारा बता देता हूँ, कोई भी एल्केन है, क्योंकि नाम ही क्या है? मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का मतलब एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, मोनो का मतलब एक, हेलोजन से कर दिया जाता है। जैसे दूसरा ले ले हम, कोई भी मैं ले लूँ, ये अपने बात करें, आर का मतलब कोई भी समूह हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे आर का मतलब हो सकता है CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, C4H9 भी हो सकता है, यानी कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। इसमें देखो, हमें पता है कि एल्किल समूह से वापस हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? एल्केन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ RCH2 या RCH2H, या सीधे इसको लिख दूं मैं, आर की जगह CH3 मान लूँ तो लिख सकता हूँ CH3 देखने में हमें ये क्या दिखाई दे रहा है? एथेन। एक हाइड्रोजन को यदि हम क्या कर दें? हटा दें, क्या बना? CH3CH2। क्या बन गया? एथिल। और इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? हेलोजन जोड़ दिया। तो क्या बन गया? CH3CH2 अक्ष। यानी कौन से समूह से जुड़ा है? एथिल समूह से। एथिल क्या एल्किल समूह है, उससे क्या जुड़ गया? हेलोजन जुड़ गया। तो ये क्या हो गया? एल्किल हेलाइड। क्या हो गया? एल्किल हेलाइड। ठीक है। तो याद रह जाएगा कि मोनो हेलोजन व्युत्पन्न जो यौगिक होते हैं, मोनो हेलो एल्केन होते हैं, उन्हीं को दूसरा नाम दिया जाता है, वो क्या है? एल्किल हेलाइड। इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। अध्ययन में देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। परिभाषा हमने पढ़ ली, वही रहेगी, ये परिभाषा यही तो है। ठीक है। वर्गीकरण है, इसका कोई वर्गीकरण नहीं, क्योंकि ये भी क्या है? एक प्रकार का हेलोजन व्युत्पन्न है, तो इसका कोई वर्गीकरण नहीं है। नामकरण हमने इसका पढ़ लिया है। ठीक है। समावयवता इसकी पढ़नी होती, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस पे हम फालतू का समय जाया नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नामकरण हो गया, वर्गीकरण हो गया, परिभाषा हो गई, समावयवता है नहीं, तो इसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पे एल्किल हेलाइड में, किसमें? एल्किल हेलाइड में जो कार्बन और हेलोजन के मध्य बंध बनता है। ठीक है। कार्बन और हेलोजन के मध्य बंध बनता है, उस बंध की प्रकृति क्या है? ठीक है। और इस यौगिक की संरचना क्या है? ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं संरचना की। यानी RX, आर का मतलब एल्किल, एक्स का मतलब हेलाइड, इसको लिख सकता हूं मैं। सबसे पहले हम किसकी बात कर लें? संरचना की। जैसे हम एक एल्किल हेलाइड का सूत्र लिख लेते हैं, वो हमने लिख लिया CH3X। ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं CH3Cl। ये क्या है? एल्किल हेलाइड। कौन सा है? एल्किल समूह कौन सा है? मेथिल। ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मिथिल क्लोराइड। ठीक है। इसकी हम संरचना देख लें। ठीक है। तो जब भी हमें संरचना पढ़नी होती है, किसी यौगिक की संरचना निकालनी है, तो क्या निकालना पड़ेगा? संकरण। और संकरण निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन सा संकरण है? उस संकरण के लिए उसमें संकृत कक्षक कितने हैं। ठीक है। हमें पता है यदि संकृत कक्षक एक हो तो, एक होता नहीं है, संकृत कक्षक दो हो तो संकरण कौन सा होगा? SP। तीन हो तो SP2।
4 हो तो sp3, 5 हो तो sp3d। ठीक है, ये संकरण है। इसके आधार पे हमें ज्यामिति का भी पता चल जाएगा। यदि संकृत कक्षक 2 हो तो संकरण sp होगा, ज्यामिति रेखीय हो जाएगी। ठीक है, इसकी समतल त्रिकोणीय हो जाएगी, इसकी चतुष्फलकीय हो जाएगी। ठीक है, इसकी समतल त्रिकोण द्विपिरामिडीय हो जाएगी। ठीक है, ये किसके आधार पर पता चलता है? संकृत कक्षों के आधार पर। वहां से हमें क्या पता चलता है? संकरण। एक मुख्य बात और हमें ध्यान में रखनी है, वो हमने जब 11वीं क्लास में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ लिया था उसी वक्त कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल 3 ही प्रकार के संकरण पाए जाते हैं, sp, sp2, sp3। और हमने वहां पे शर्तें भी सारी पढ़ ली थी कि कब कब ऐसा होता है। sp3 कब होता है? जब चारों बंद हो, यानी कार्बन की जो 4 संयोजकता होती हैं, चारों क्या हो? अलग अलग बंद बनाए, चारों एकल बंद हो, तब कौन सा होगा? sp3। sp2 कब होगा? sp2 होगा, एक तो हो द्विबंध और 2 क्या हो? एकल बंध। ठीक है, sp कब होगा? या तो एक एकल बंध हो और एक त्रिबंध हो, या फिर 2 क्या हो? द्विबंध। ये हमने अच्छी तरह से वहां पे पढ़ लिया था कि कार्बनिक यौगिकों में केवल 3 संकरण होते हैं, sp, sp2 और sp3। sp संकरण कब होगा? जब कार्बन एक तो एकल बंध बनाए और एक त्रिबंध, तब हमेशा कौन सा होगा? sp संकरण। और दूसरा, जब दोनों क्या हो? द्विबंध, तब भी कौन सा होगा? sp। यदि एक द्विबंध हो, 2 एकल बंध बनाए, तब कार्बन का संकरण होगा sp2। और चारों एकल बंध बनाए, तब कौन सा होगा? sp3। डायरेक्ट की हम बात करें तो ये तरीका हम देख के आराम से पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका, संकरण पता करने का दूसरा तरीका है, वो किससे है? संकृत कक्षकों से। तो संकृत कक्षकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? संकृत कक्षक ज्ञात करने का तरीका है कि जो यौगिक है या कार्बन है, कार्बन के पास सिग्मा बंध की संख्या कितनी है और उसके पास लोन पेयर की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इस आधार पे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? संकृत कक्षक की संख्या। संकृत कक्षक की संख्या से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? संकरण। संकरण से क्या पता कर लेंगे? संरचना, इस आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करें? CH3X या Cl है। इसका हम पूर्ण, देखो ये कौन सा सूत्र है, थोड़ा सा हम संघनित मान सकते हैं, संघनित संरचना सूत्र है। ठीक है, इसमें हम बात करें कि CH3Cl का हम पूर्ण संरचना सूत्र लिखें तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन। तीनों किससे जुड़े हैं? एकल बंध से। ठीक है, अब देखो हम यहां से क्या पता करेंगे? इस कार्बन का संकरण पता करेंगे कि संकरण क्या है। यदि हमें संकरण पता चल जाए, ठीक है, तो संरचना का पता चल जाएगा। अब संकरण ज्ञात करने के 2 तरीके हैं अपने पास। एक तो हम ये तरीका निकाल लें, दूसरा तरीका ये लगा लें। दोनों तरीकों से हम संकरण ज्ञात करके देख लेते हैं। ठीक है, एक तरीका और है, यदि हमें संकरित कक्षों की संख्या निकालनी हो तो 1/2। ठीक है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, यानी संयुक्त कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, प्लस उसके पास एकल बंध कितने हैं, सिग्मा बंध की, सॉरी मतलब एकल बंध की हम बात करें, एकल बंध की संख्या कितनी है। ठीक है, माइनस उसमें से पॉजिटिव चार्ज हम घटा देते हैं। ठीक है, केटाइन घटा देते हैं और एनाइन जोड़ देते हैं। ठीक है, ये भी सूत्र होता। सारे तरीके हम लगा लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें संकरण की। ये तरीका निकालें। देखो 3 तरीके हो गए हैं। एक तो तरीका ये हो गया, ये संकरित कक्षक, ये किए और एक ये। तीनों तरीकों से हम इसका संकरण ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस तरीके की। तो इस कार्बन के पास हमें कितने बंध दिखाई दे रहे हैं? 4। 1 2 3 4। चारों बंध कैसे हैं? एकल बंध। 4 क्या है? एकल बंध। 4 एकल बंध के लिए कौन सा संकरण है? sp3।
दिखाई दे रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। तो देखो इसी की मैं बात करूं दूसरे तरीके से, तो संकरित कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें निकालने हैं। एच मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल संकरित कक्षक। कार्बन की मैं बात करूं, कार्बन के पास सिग्मा बंध, जो भी एकल बंध होता है वो हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा। कितने एकल बंध है, 1 2 3 4, मतलब सिग्मा बंध कितने हो गए, 4। प्लस किसकी संख्या निकालनी है, लोन पेयर की संख्या। तो देखो लोन पेयर की संख्या निकालने का एक तरीका और बता देता हूं मैं आपको। लोन पेयर की संख्या कैसे निकाली जाती है, ठीक है, कि कोई भी जो परमाणु है उसके पास लोन पेयर की संख्या निकालनी हो तो हमें देखना होगा उस परमाणु के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये हमें अच्छी तरह से ज्ञात है कि कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें उसमें से क्या घटाना है कि उसने कितने बंध बनाए, ठीक है। तो देखो बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 4 ही बंध बना लिए, 4 - 4 भाग 2 बराबर 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, 4 + 0 बराबर 4। संकरित कक्षक कितने हैं, 4। संकरित कक्षक 4 हो तो संकरण कौन सा होगा, sp3। तो इस तरीके से भी कौन सा आया है, sp3। तीसरा तरीका हम देख लें, संकरित कक्षक हमें निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4, और इसने कितने एकल मतलब कितने एकल बंधों से जुड़ा हुआ है, 4 से। न इस पे धनावेश न इस पे ऋणावेश से, 4 + 4 8, 8 भाग 2 बराबर 4। यानी संकरित कक्ष कितने हैं, 4। 4 के लिए वही संकरण कौन सा है, sp3। ध्यान रखना है इस बात का कि संकरण कैसे निकालते हैं, ठीक है। यदि हमें संकरण पता हो तो उसकी संरचना का हम आसानी से पता लगा लेते हैं, चाहे कोई सा भी यौगिक हो। जैसे हमने यहाँ पे इस कार्बन का पता संकरण पता लगा लिया, कौन सा है, sp3। ध्यान से पढ़ना इसको, है ना, वरना सारे तरीके मिक्स हो जाएंगे। अब हम कह सकते हैं कि CH3X या Cl में कार्बन जो परमाणु है sp3 संकरित अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, sp3 संकरित अवस्था। sp3 संकरित अवस्था मतलब कि कार्बन के एक तो s कक्षक और 3 p कक्षक संकरण में भाग लेकर समान ऊर्जा और समान आकृति के उतने ही कक्षक बनाते हैं, ठीक है। sp3 संकरित कक्षक है तथा ये कितने हो गए टोटल, 1 और 3 4, चारों sp3 संकरित कक्षक, चारों sp3 संकरित कक्षक एक दूसरे से त्रिविम का मतलब आकाशीय व्यवस्था में, त्रिविम में अधिकतम दूरी पर, किस व्यवस्था में, चतुष्फलकीय व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। वो तो हमें पता चल ही गया। संकरण सीधा भी लिख सकते हैं कि कार्बन परमाणु में कार्बन sp3 संकरित अवस्था में है, अतः इसकी ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फलकीय। बंध कोण, बंध कोण हो गया 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है। ये इसमें चतुष्फलकीय ज्यामिति में बंध कोण होता है। अब इसकी हम ज्यामिति बनाएं, ठीक है। तो देखो कार्बन के साथ 4 जुड़े हैं, चतुष्फलकीय। पहले हमें क्या करने हैं, जो 4 sp3 संकरित कक्षक है वो बनाने हैं, ठीक है। वो किस ज्यामिति में है, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय का मतलब दो तो कहाँ होंगे, तल में। एक तल से कहाँ होगा, नीचे। एक तल से कहाँ होगा, ऊपर की ओर। ये मैंने दर्शा दिया कि ऊपर की ओर है, ये कहाँ है, नीचे की। इसको वेज, इसको डेस बोलते हैं। ये दोनों कहाँ हैं, तल में, ठीक है। चतुष्फलकीय संरचना मॉडल द्वारा आपको अच्छी तरह से बताई हुई है कि दो तो कहाँ होंगे, तल में। एक कहाँ होगा, तल से ऊपर। जैसे हम बात करें इसकी, ठीक है। ये अपने पास क्या है, यहाँ पे मान लिया कार्बन है, ठीक है। तो दो तल में है, तल का मतलब कागज के तल में है, तो एक कहाँ होगा, ऊपर की तरफ है,
और एक इस कॉपी के नीचे की तरफ, इस प्रकार की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो कार्बन का संकरण sp3 था, चारों sp3 संकरित एक दूसरे से 109 डिग्री कोण पे व्यवस्थित रहते हैं। अब देखो इन चारों संकरित कक्षों से क्या क्या जुड़ा है, इसकी तो बात कर रहे थे हम। इसमें एक पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हाइड्रोजन, तीसरे पे हाइड्रोजन, चौथे पे क्लोरीन। हाइड्रोजन के पास बाह्यतम कोष कौन सा होता है? 1s। एस की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। अगले पेज में बना देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा शासन। देखो अपना जो कार्बन परमाणु था, ये कार्बन परमाणु था, इसके पास 4 संकरित कक्षक थे। 2 होते हैं, यानी चतुष्फल की अवस्था में तो 2 तो हो गए तल में, एक हो गया तल से नीचे की तरफ, और एक हो गया तल से ऊपर की तरफ। ये तो हो गया तल से ऊपर, ये तल से नीचे, ये दोनों कहाँ हैं? कागज के तल में। ये चतुष्फल की व्यवस्था हो गई। अब यहाँ पे हम देखें क्या था, CH3Cl, यानी कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। हाइड्रोजन की हम बात करें तो परमाणु क्रमांक 1 बाह्यतम कोष होता है 1s1, यानी बाह्यतम कोष कौन सा है? S की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। तो इसके sp3 संकरित कक्षकों के साथ 3 कक्षकों से तो हाइड्रोजन परमाणु करते हैं, और हाइड्रोजन परमाणु का कौन सा कक्षक है? 1s कक्षक। अब देखो इसमें चारों में क्या होते हैं? एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे क्या बन गया? एक सिग्मा बंध बन गया। एक तरफ हाइड्रोजन ने कर लिया, दूसरी तरफ की बात करूँ तो दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन का 1s ही होगा। वहां पे हाइड्रोजन ने कर लिया कितने सिग्मा बंध? 2 सिग्मा बंध। तीसरी तरफ भी क्या कर लिया? हाइड्रोजन ने कर लिया। ठीक है, एक क्या जुड़ा है? क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन का कौन सा कक्षक व्यापन करेगा? तो क्लोरीन कितने नंबर पे? 17 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। s पूरित है। 3p5 की मैं बात करूं, p में कितने इलेक्ट्रॉन कक्षक होते हैं? 3। 3 में 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसका मतलब एक कक्षक खाली है। एक कक्षक क्या है? खाली। वो कक्षक क्या करेगा? अतिव्यापन। कौन सा कक्षक है? 2p कक्षक। कौन सा कक्षक है? 2p। और p कक्षक की आकृति कैसी होती है? डंबलाकार। तो एक कक्षक के साथ क्लोरीन का डंबलाकार कक्षक है, वो क्या करेगा? अतिव्यापन। कौन सा डंबलाकार? 2p कक्षक। ठीक है, ये क्या करेगा? अतिव्यापन। ये क्या होगी? CH3Cl की कक्षकीय संरचना, यानी हमने सारे कक्षक दर्शाए हैं। ठीक है, sp3 संकरित कक्षक भी दर्शाए हैं, 1s कक्षक भी दर्शाया है, और 2p कक्षक। तो यह है CH3Cl की कक्षकीय संरचना। और देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, वर्ष 2019 में जो बोर्ड की एग्जाम थी उसमें 1 नंबर का प्रश्न ये पूछा हुआ है कि CH3Cl की कक्षकीय संरचना कैसी होती है। ठीक है, ये हमने किसकी लिखी है? CH3Cl की। तो किसी भी यौगिक की हम कक्षकीय संरचना लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो CH3Cl की थी। Cl की जगह फ्लोरीन होता, सॉरी यहाँ पे देखो 2p कक्षक ना हो गया, कौन सा था ये? 3p कक्षक था। 3p कक्षक है क्लोरीन का। ठीक है, फ्लोरीन होता तो उसका 2p कक्षक, ब्रोमीन होता तो उसका, देख लेते हैं हम सारे। यदि x की जगह फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन का कौन सा कक्षक है? बाह्यतम कोष 2s2, 2p5, यानी ये कौन सा कक्षक अतिव्यापन करता है? 2p कक्षक अतिव्यापन करता है। क्लोरीन का कौन सा करता है? 3s2, 3p5। ये बात समझ में आ रही है ना कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2, 2p5 होता है। तो 2s तक पूरे भरे हुए, 2p5 में एक कक्षक खाली है, वो भी कौन सा? 2pz। यहाँ पे 3p एक खाली है। ब्रोमीन की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s2, 4p5। तो क्या कौन सा कक्षक है? 4p कक्षक। आयोडीन की बात करें 5s2, 5p5, तो कौन सा कक्षक है? 5p कक्षक। ठीक है, कार्बन के कौन से कक्षक है? कार्बन का हमेशा होगा
sp3 कक्षक, देखो इसका नाम भी sp3 है, इसका भी sp3, इसका भी sp3, चारों जो संकरित कक्षक होते हैं उनके सबके नाम sp3 है। तो कार्बन का sp3 कक्षक अतिव्यापन करता है। ठीक है, फ्लोरीन का 2p, क्लोरीन का 3p, ब्रोमीन का 4p और आयोडीन का 5p। ठीक है, ये होगी कक्षकीय संरचना, सिलेबस में दे भी रखी है और ये इससे प्रश्न भी पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करते हैं। यहां पे जो CX बंध बनता है, CX बंध का निर्माण, CX का मतलब कार्बन हेलोजन बंध का निर्माण कैसे होता है, तो इस संरचना से हम देख लेते हैं कि एल्किल हैलाइड में, थोड़ा सा लिख भी देता हूं मैं, एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणु जो होता है, कार्बन परमाणु सदैव कौन सी संकरित अवस्था में, sp3 संकरित अवस्था में रहता है। ठीक है, कौन सी में रहेगा, sp3 संकरित अवस्था में। ठीक है, तो देखो CX बंध का निर्माण कैसे होगा, जब भी ये कार्बन, कौन सा कार्बन है, sp3 संकरित कार्बन किसके साथ करे, हेलोजन के साथ अतिव्यापन करेगा, तभी CX बंध का निर्माण होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि CF बंध का निर्माण कैसे होता है। किसमें, एल्किल हैलाइड में CF बंध का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें देखो हमें ये देखना है कि CF बंध के निर्माण की जब हम बात करते हैं तो एल्किल हैलाइड में कार्बन हमेशा कौन सा होता है, कार्बन का sp3 संकरित कक्षक। ठीक है, कार्बन तो sp3 में होगा, फ्लोरीन का कौन सा होगा, 2p कक्षक, तथा फ्लोरीन के 2p कक्षक के अतिव्यापन, के कक्षक के अतिव्यापन से होता है। ठीक है, याद रह जाएगी कि एल्किल हैलाइड में CF बंध का निर्माण किस किस से होगा, कार्बन का sp3 संकरित कक्षक करेगा और फ्लोरीन का 2p कक्षक अतिव्यापन करेगा, तब जाके CF बंध का निर्माण होगा। यदि मैं CCl की बात करूं तो देखो यहाँ पे भी कार्बन का तो sp3 संकरित कक्षक अतिव्यापन करता है, तथा क्लोरीन का कौन सा करेगा, क्लोरीन का हमेशा करता है 3p, 3p कक्षक है वो क्या करता है, अतिव्यापन। इसी प्रकार मैं बात करूं CBr की, यानी कार्बन ब्रोमाइड है उसके मध्य बंध की बात करें तो वहां पे कार्बन का तो कौन सा होगा, वही sp3, और ब्रोमीन का कौन सा होगा, 4p कक्षक। ये आपस में क्या करेंगे, अतिव्यापन, और अतिव्यापन से क्या हो जाएगा, ओवरलैप, यानी ओवरलैपिंग करेंगे और उससे क्या बनेगा, बंध, कौन सा बंध, सिग्मा बंध। इसी प्रकार Ci की मैं बात करूं, कार्बन है आयोडीन की, तो कार्बन आयोडीन में देखो कार्बन कौन सा होगा, sp3 संकरित कक्षक है, और आयोडीन की मैं बात करूं तो आयोडीन का कौन सा होगा, 5p कक्षक। ठीक है, इन कक्षकों के आपस में अतिव्यापन से किसका निर्माण होता है, CX बंध का। तो इसमें देखो हमने दो चीजें पढ़ ली है, एक तो क्या पढ़ा है कि जो एल्किल हैलाइड होता है उसकी संरचना, उसमें मुख्यतः हमने CH3Cl की पढ़ ली है, कक्षकीय संरचना पढ़ ली है। दूसरा कि CX बंध का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, CX बंध का निर्माण होगा, कार्बन का sp3, फ्लोरीन का 2p, CCl का कार्बन का sp3, क्लोरीन का 3p, CBr का कार्बन का sp3, Br का 4p, और कार्बन आयोडीन का कार्बन का sp3 और आयोडीन का 5p कक्षक आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापन, और उस अतिव्यापन से किसका निर्माण होता है, CX बंध का, यानी CCl, CBr, CF, Ci का निर्माण होता है। ठीक है, अब प्रकृति और देख लें हम, यह तो हमने संरचना पढ़ी है, क्या क्या पढ़ा है, CX बंध की संरचना पढ़ ली है और CX बंध का निर्माण पढ़ा है। अब मैं बात करूं प्रकृति की, यानी CX बंध सारा आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो प्रकृति की मैं बात करूं तो CX बंध कैसा होता है, हमें पता है कि CX की बात करें तो हेलोजन, हेलोजन का मतलब जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब विद्युत ऋणता सदैव कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। किसकी,
हेलोजन की विद्युत ऋणता है वो कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है। विद्युत ऋणता क्या होती है कि किसी भी परमाणु का वह गुण जो क्या करता है, सहसंयोजक बंध के साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता कहते हैं। किसकी ज्यादा है, हेलोजन की। तो सीधी सी बात क्या होगा कि कार्बन और हेलोजन के मध्य जो सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध का मतलब दो जो साझे के इलेक्ट्रॉन है, वो हेलोजन की विद्युत ऋणता होने के कारण किसकी तरफ आ जाएंगे, हेलोजन की तरफ आ जाएंगे, जिससे हेलोजन पे आंशिक क्या जाएगा, ऋणावेश, इस पे क्या जाएगा, आंशिक धनावेश। और जो बंध है वो कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा, यानी बंध में क्या उत्पन्न हो जाएगी, ध्रुवणता उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी, ध्रुवणता। तो हम कह सकते हैं कि सी एक्स बंध है वो कैसा है, ध्रुवीय सह संयोजक बंध है, ध्रुवीय सह संयोजक बंध है। ठीक है, अब दूसरी हम बात करते हैं कि ध्रुवणता किसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे अपने पास कितने बंध है वो सारे मैं लिख देता हूँ। एक तो है कार्बन और फ्लोरीन के मध्य बंध, एक है कार्बन और क्लोरीन के मध्य, तीसरा है कार्बन और ब्रोमीन के मध्य बंध, और चौथा है कार्बन और आयोडीन के मध्य बंध। देखो हेलोजन की हम बात करें तो हेलोजन में ऊपरी ऊपर कौन सा होता है, फ्लोरीन, उसके नीचे क्लोरीन, उसके नीचे ब्रोमीन और उसके नीचे आयोडीन। ठीक है, तो हम इनकी ध्रुवीयता का देखें, ध्रुवणता का क्रम देखें कि कौन सा बंध सबसे ज्यादा ध्रुवीय होगा। ठीक है, तो वो किससे पता चलेगा कि इस सी एक्स बंध में जिस हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता, इस सी एक्स बंध में जिस हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वो अपने बंध के इलेक्ट्रॉनों को उतना ज्यादा खींचेगा, उतना ज्यादा खींचेगा तो उतनी ज्यादा क्या होगी, ध्रुवणता उत्पन्न होगी। हमें पता है कि हेलोजन में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, देखो आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की। कितना माना जाता है, 4.0। सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। इसका मतलब है कि सी एक्स जो बंध है उसमें फ्लोरीन है, वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा, जिससे उसकी ध्रुवणता क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो मैं लिख सकता हूं कि ध्रुवणता का क्रम सबसे ज्यादा किसका होगा, कार्बन फ्लोरीन। सबसे ज्यादा ध्रुवीय बंध कौन सा होगा, कार्बन फ्लोरीन, उससे कम CCl, उससे कम CBr, और सबसे कम कौन सा होगा, CI, क्योंकि इसकी विद्युतता सबसे कम है तो ये सबसे कम खींच पाएगा। अब इसके हम द्विध्रुवा गुण, ठीक है, ध्रुवणता जो आती है उस ध्रुवणता का जो माप है वही क्या कहलाता है, दिशा के सापेक्ष में माप है वो द्विध्रुवा गुण कहलाता है। तो इसके द्विध्रुवा गुण के मान की हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होता है, देखो द्विध्रुवा गुण को दर्शाते हैं हमें उससे, मान क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है CF बंध का, या हम CH3 ले लें इसको। सबसे ज्यादा होता है CF, कितना होता है, 1.847 ठीक है। उसके बाद कम किसका होता है, CH3Cl का होता है 1.836 उसके बाद होता है CBr का 1.83 उसके बाद सबसे कम होता है CH3I का 1.63 ठीक है। ये हो गई ध्रुवणता। ठीक है, ये ध्रुवणता सबसे ज्यादा किसकी है, और ये किसका मान है, द्विध्रुवीय आघूर्ण का मान है। ये तो किसका होगा, ध्रुवता, यानी बंध कैसा होगा, ध्रुवीय सेक्शन सबसे ज्यादा ध्रुवीय कौन सा होगा, CH3। अब द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा, इतना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बंध लंबाई की, कि सबसे ज्यादा बड़ा बंध किसमें बनेगा, तो जिस परमाणु का आकार सबसे बड़ा होगा वो सबसे ज्यादा बड़ा बंध बनाएगा। ठीक है, अब हम हेलोजन, देखो कार्बन तो सब में सेम ही है, रही किस पे, हेलोजन पे। तो सबसे छोटा हेलोजन कौन सा है, फ्लोरीन। सबसे बड़ा क्या है, आयोडीन। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है, तो आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो इसका बंध भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो बंध लंबाई की हम बात करें तो बंध लंबाई सबसे ज्यादा किसकी होगी, इस बंध की, CH3I बंध की। उससे छोटा बंध कौन सा होगा, CH3Br। उससे छोटा कौन सा होगा, CH3Cl। और सबसे छोटा बंध कौन सा होगा, CH3F होगा। यहाँ पे ये आ जाएंगे ऊपर वाले।
ठीक है, ये किसका है, बंध लंबाई का क्रम। अब देखो बंध लंबाई का हमें पता है, तो बंध लंबाई पे और क्या निर्भर करता है, बंध की प्रबलता, कि बंध कौन सा ज्यादा मजबूत होगा। तो हमें ये अच्छी तरह से पता है कि जो बंध जितना लंबा होता है उतना ही क्या होता है, कमजोर होता है। तो सबसे कमजोर बंध कौन सा होगा, ये वाला। सबसे प्रबल बंध कौन सा होगा, सी एफ। सबसे प्रबल बंध सी एफ, सबसे दुर्बल बंध कौन सा होगा, सी आई। इसी प्रकार हम किसकी बात करें, बंध ऊर्जा की बात करें। किसकी बात करें, बंध ऊर्जा की। तो बंध ऊर्जा, बंध जितना ज्यादा मजबूत होगा बंध ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा बंध ऊर्जा किसकी होगी, सी एफ की, उसके बाद सी सी एल की, और सब उसके बाद सी बी आर की, सबसे कम है सी एस थ्री आई की। ठीक है, बंध ऊर्जा की हम बात करें तो इसकी लगभग होती है 452 जूल प्रति मोल है, इसकी होती है 351 होती है, इसकी होती है 293 के लगभग, उसकी होती है 234। ठीक है, तो ये है सी एक्स बंद। सी एक्स बंद के सापेक्ष हमने क्या क्या पढ़ लिया वो ध्यान में रखना, कि सी एक्स बंद में इसकी संरचना कैसे निकालते हैं, निर्माण कौन से कक्षकों के व्यापन से होता है। ठीक है, ध्रुवीय कौन सा सबसे ज्यादा, द्विध्रुव आघूर्ण किसका है, बंद लंबाई क्रम है, यानी ये प्रकृति पूरी आ गई। ये है सी एक्स बंद। ठीक है, किस में है ये सारा, एल्काइल हेलाइड में। ये हमने पढ़ लिया। अब हम कल ये देखेंगे कि एल्किल जो हेलाइड है वो बनाए कैसे जाते हैं, विरचन की विधि। अब देखो हमने पढ़ लिया, नामकरण वगैरह सारा आ गया था, इसमें नामकरण है, वर्गीकरण है, परिभाषा है। ठीक है, बंध की प्रकृति आ गई, कक्ष के संरचना आ गई, संरचना आ गई, सारे आ गए। अब कल हम पढ़ेंगे इसकी बनाने की विधि क्या है, कि जो एल्किल हेलाइड है या मोनो हेलो एल्केन है उनको कैसे बनाया जाता है, विरचन की विधि। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।